हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है कोशिका यानी कि सेल। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खोज। खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। कैसी खोज की थी? मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। आइए हम जानते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? कौन था? लोवेनहॉक। लोवेनहॉक ने कैसी कोशिका की खोज की थी? जीवित कोशिका की। लोवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। लोवेनहॉक ने। आइए हम जानते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कौन से? कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन और स्वान ने। इन्होंने बताया था कि हमारा शरीर पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर हमें हमारे शरीर में कहीं घाव हो जाता है, कहीं कट जाता है, तो वहाँ की कोशिकाएं मर जाती हैं और वहाँ आसपास की कोशिकाएं उन्हें कवर करके और पुनः निर्माण करती हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। आइए हम देखते हैं सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। आइए हम एक बार दोबारा देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज की थी। कोशिका कैसी कोशिका खोज की थी? मृत कोशिका। और इन्हीं को ही कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। लोवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी और स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आइए हम जानते हैं मानव शरीर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका। मानव में सबसे छोटी। आइए हम देखते हैं मानव में सबसे छोटी व सबसे बड़ी व सबसे लंबी कोशिका। मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका व सबसे लंबी कोशिका। तो हम देखते हैं सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका होती है हमारा शुक्राणु। शुक्राणु हमारा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। क्या होता है? शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म भी कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, इसे हम ओवम कहते हैं। क्या होता है? अंडाणु।
ओवम भी इसे हम कहते हैं। आइए जानते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। तंत्रिका तंत्र होती है। तो हम देखते हैं कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। आइए हम अब देखते हैं सबसे ज्यादा पुनर्वृद्धि या पुनर्निर्माण की क्रिया किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या? पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा हम पुनर्निर्माण लीवर में पाया जाता है, यानी कि यकृत में। यहाँ लिख देते हैं सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण यकृत में पाया जाता है। सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण किसमें पाया जाता है? यकृत में। और सबसे कम पुनर्निर्माण किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण यकृत में पाया जाता है, सबसे कम पुनर्निर्माण ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। सबसे कम पुनर्निर्माण ब्रेन में पाया जाता है। इसलिए अगर हमारा लीवर कहीं डैमेज हो जाता है तो लीवर तो हमारा पुनर्निर्माण के सही हो जाता है, लेकिन अगर हमारा ब्रेन में कहीं चोट लग जाता है तो वह पुनर्निर्माण नहीं होता। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि ब्रेन में पुनर्निर्माण होता ही नहीं है। कोशिका जो हमारा जीव में कोशिका पाया जाता है उसे हम जंतु कोशिका कहते हैं, और जो पेड़ पौधे में कोशिका पाया जाता है उसे हम पादप कोशिका कहते हैं। आइए हम पहले पढ़ते हैं जंतु कोशिका के बारे में। पादप कोशिका हमारा आयताकार होता है और जो जंतु कोशिका होता है ये हमारा अंडाकार या गोलाकार हम कह सकते हैं होता है। आइए हम पहले देखते हैं जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में क्या क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जंतु कोशिका हम क्या कहते हैं? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में हमारा हो गया ये माइटोकांड्रिया होता है। ये हमारा माइटोकांड्रिया होता है, गाल्जी क्या होता है, और ये हमारा होता है। इसमें हो गया वसा, हो गया प्रोटीन, हो गया राइबोसोम्स, हो गया जिसे हम ER के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? ER में। ये जो हमारा बाहरी परत होता है इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये हमारा बाहरी परत कोशिका झिल्ली होता है। आइए हम जानते हैं पहले माइटोकांड्रिया के बारे में। माइटोकांड्रिया आइए हम जानते हैं सबसे पहले माइटोकांड्रिया के बारे में। तो हम जानते हैं माइटोकांड्रिया की खोज। सबसे पहले हम जानते हैं माइटोकांड्रिया की खोज अल्बर्ट ने किया था। किसने किया था? अल्बर्ट ने कब किया था? अल्बर्ट ने 1857 ईस्वी में। कब किया था? 1857 ईस्वी में माइटोकांड्रिया की खोज अल्बर्ट ने 1857 ईस्वी में किया था। आइए हम जानते हैं माइटोकांड्रिया को ही पावर हाउस या ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन होता है। क्या होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीश्वसन होता है। क्या होता है? ऑक्सीश्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है। ऑक्सीश्वसन से ही हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं 38 एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। 38 एटीपी प्राप्त होता है श्वसन के रूप में। ये 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। और एक ग्लूकोज हमारा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक बार दोबारा देखते हैं। ये हमारा हो गया जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी पाया जाता है, वसा व राइबोसोम प्रोटीन जिसे हम ER कहते हैं। इसके बाहरी तरफ कोशिका झिल्ली होती है। आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्बर्ट ने 1857 में किया था। इसमें ऑक्सीश्वसन होता है जिसमें 38 एटीपी के रूप में प्राप्त होता है जो एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है और एक मनुष्य को दिन भर में 250 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आइए अब हम जानते हैं गोल्गी का। गोल्गी का कार्य ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। ऊर्जा का स्थानांतरण मतलब जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है वहाँ गोल्गी का ज़्यादा ऊर्जा लेके जाता है, जहाँ आवश्यकता कम होती है वहाँ कम। तो ऊर्जा का स्थानांतरण ही करना गोल्गी का काम। जैसे इस समय हम बोल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें बोलने में लग रही है, तो हमारे जीभ को लग रही है, इसलिए गोल्गी का इस समय सबसे ज़्यादा ऊर्जा ये जीभ को पहुँचा है। जैसे जब हम कोई काम करते हैं, दिमाग ज़्यादा लगाते हैं कहीं जगह, उस समय हमारा गोल्गी का दिमाग को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है। यहाँ जहाँ ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ ज़्यादा ऊर्जा देती है। ये ऊर्जा का स्थानांतरण ही करना गोल्गी का काम है। आइए हम अब पढ़ते हैं ER के बारे में। ER हमारा क्या है? ER इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक हमारा वसा हो गया, वसा, और एक हो गया हमारा राइबोसोम। एक हमारा वसा हो गया, एक हमारा राइबोसोम हो गया। एक हमारा वसा हो गया, एक हमारा राइबोसोम हो गया। वसा हो गया और राइबोसोम हो गया। आइए हम पढ़ते हैं। राइबोसोम हो गया कोशिका। वसा हमारा क्या है? वसा हमारा एक द्रव पदार्थ है या हम कहते हैं लचीला पदार्थ होता है। और राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। यह प्रोटीन 2 प्रकार से मिलता है। एक होता है 80S और एक होता है 70S। राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है जो 80S और 70S के रूप में प्राप्त होता है। 80S जो बड़े जीव जंतु हैं उन्हें 80S की आवश्यकता होती है और जो छोटे हैं उन्हें 70S की आवश्यकता होती है। जैसे मानव हो गया या आदमी हो गया या मानव हो गया या भैंस हो गया या कुत्ता हो गया, उन्हें 80S की आवश्यकता होती है। लेकिन वो जीव जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उन्हें 70S की आवश्यकता होती है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ S का मतलब होता है सेरिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। इसे राइबोसोम से प्रोटीन 80S के रूप में या 70S के रूप में प्राप्त होता है। जो बड़े जीव होते हैं उन्हें 80S के रूप में और जो छोटे जीव होते हैं उन्हें 70S के रूप में प्राप्त होता है। आइए हम फिर से देखते हैं। यहाँ ER में हमारा वसा और राइबोसोम मिलता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है जिसमें 80S और 70S होते हैं। जो बड़े जीव होते हैं उन्हें 80S की आवश्यकता होती है और जो छोटे जीव होते हैं उन्हें 70S की होती है। आज हम कल की क्लास में पढ़ते हैं पादप कोशिका। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।